एमेच्योर स्टॉक स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनल स्टॉक लॉजिस्टिक्स, यानी जो नए नए खिलाड़ी होते हैं रणनीति बनाते रह जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जो होता है लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देता है कि लड़ाई का कहाँ कैसे क्यों तो होता रहेगा, लेकिन फौज लड़ सके उसके पीछे तैयारी कितनी रखनी है। आज इसी बात को रेखांकित करने का दिन है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये जंग कब तक चलने वाली है। ट्रंप और अमेरिका के दीगर मंत्रियों के मुंह से एक ही बात बार बार सुनने को मिलती थी कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में जंग खत्म कर दी जाएगी। रक्षा मंत्री, या जो उनका सही नाम अब हो गया है सेक्रेटरी ऑफ वॉर, पीट हेगसेथ, इन्होंने कहा था 2 मार्च को कि एक स्विफ्ट और डिसाइसिव कैंपेन होगा, लेकिन तारीख नहीं बताई कि जंग खत्म कब होगी। 9 मार्च को ट्रंप कहते हैं द वॉर इज वेरी मच कंप्लीट, फिर भी जंग नहीं रुकती है। मिड मार्च में ट्रंप और हेगसेथ दोनों कहते हैं कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, अब जंग रुकने ही वाली है, इट्स गोइंग टू बी फिनिश प्रीटी क्विकली, नहीं रुकती है जंग। 1 अप्रैल को ट्रंप फिर कहते हैं कि 2-3 हफ्ते और लगेंगे, लेकिन आज अगस्त का आधा महीना बीत चुका है, 17 तारीख है, जंग अभी भी चल रही है। जून 2026 में जो एमओयू साइन हुआ था उसकी कई बार धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे पर अब भी हमले कर रही हैं और इजराइल चुपचाप इस मोर्चे से गायब हो गया है। गजा और लेबनान पर हमले करके कह रहा है कि हमने तो ट्रंप के गजा पीस प्लान को मानने के लिए कभी कहा नहीं कि हम रेडी हैं, हम बाध्य नहीं हैं। जो पीट हेगसेथ कुछ दिन पहले ही चंद दिनों में जंग रोकने की बात कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम अनंत काल तक ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड जारी रख सकते हैं। यानी अब जंग के पूरे डायनेमिक्स को ही चेंज कर दिया गया है, मैसेजिंग को तो किया ही गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मिस कैलकुलेशन। जब भी जंग का गलत अंदाजा लगाया जाता है ऐसा ही होता है, और गलत कैलकुलेशन की कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है। हम सिर्फ इंसानी जानों की बात नहीं कर रहे हैं। भले ही अमेरिका ने इस जंग को लड़ने में ईड़ी चोटी का जोर अब भी नहीं लगाया हो, पर जिस महान अमेरिकन फाइटिंग मशीन का डर दुनिया को दिखाया जाता है, वो खुद किस तरह 6 महीने में तनाव में आ जाती है, ये अब दिखने लगा है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मौजूद सैनिकों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पिछले 8.5 महीने से समंदर में डिप्लॉयड है, 9वां महीना इसका चल रहा है। पिछले बरस नवंबर महीने में कैलिफोर्निया से रवाना हुआ था। जनवरी में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था तो वहां इसे डिप्लॉय किया गया था, और फिर फरवरी महीने में ईरान के खिलाफ जो कैंपेन है उसमें इसे तैनात किया गया। तब से वेस्ट एशिया में है और तब से इसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप डिप्लॉयड ही है, एक्टिव कॉम्बैट का हिस्सा है। एक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो परमाणु ईंधन से चलता है, असीमित रेंज रखता है, 25 साल में एक बार ईंधन की उसको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो परमाणु ईंधन है उससे जहाज का सिर्फ प्रपल्शन और सिस्टम चलते हैं। जहाज का आगे पीछे होना और जो रडार वगैरह उस पर लगे हैं वो बिजली से चलते हैं। बहुत सारी दूसरी मशीनरी होती है, बहुत सारे दूसरे सिस्टम्स होते हैं जिन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जैसे टॉयलेट्स, ये न्यूक्लियर एनर्जी से नहीं चलते हैं, सेलर्स को भी रोटेट किया जाना होता है। और ये सब पहले वेस्ट एशिया में बहरीन में मौजूद नेवल सपोर्ट एक्टिविटीज से हो जाता था। ये यूएस नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, लेकिन ईरान ने यहाँ इतनी मिसाइल्स मार दी हैं कि यूएस नेवी अब यहाँ से ऑपरेट नहीं कर रही है। वेस्ट एशिया में मौजूद किसी दूसरे पोर्ट पर भी जाने का सवाल नहीं है, क्योंकि जब इजराइल तक में सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसीलिए यूएस कैरियर्स इजराइल भी नहीं जा रहे हैं। वहाँ उतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं भी नहीं, लेकिन वहाँ जा तो नहीं रहे हैं सपोर्ट के लिए, तो वो क्यों जाएंगे मिडल ईस्ट में किसी पोर्ट पे। एक डिप्लॉयमेंट का लंबा खिंच जाना फौज में बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, दुनिया भर की फौज में होता है, इंडिया में भी होता है कि हफ्ते भर के लिए सोच के गए थे और महीने भर के लिए आप वहां अटक गए। और फोर्सेस में ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की शिकायत करने वालों को शक की नज़र से देखा जाता है कि इतनी सी दिक्कत आई नहीं और आपका मोराल जवाब दे गया। खुद साजिद ने जब 14 अगस्त को ये स्टोरी पिच की थी, जी हाँ, ये आपका फ्राइडे का राजदूत होने वाला था, तो हमने इसे कहकर ड्रॉप करवाया स्टोरी को कि ऐसी चीज़ें फौज में होती रहती हैं। लेकिन लिंकन पर नौसैनिकों को आ रही दिक्कतें बस कुछ एक डिमोटिवेटेड नौसैनिकों की कहानी नहीं है। कोई रास्ता न देख यूएस नेवी ने 2000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया से रसद भेजना शुरू किया है, लेकिन रसद एक प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट से टूटने वाला जो ट्रूप मोराल होता है, मनोबल जो टूट रहा है इतने लंबे समय तक घर से दूर रहकर, उसकी भरपाई नहीं कर पाती है। बहुत सारे वीडियोस जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, यूएस में अगर आप हैं तो टिकटॉक पर,
तो बहुत सारे वीडियोस ईरानी प्रोपेगेंडा हैं, उससे सतर्क रहिए। इस प्रोपेगेंडा के बीच लेकिन कई जेन्युइन वीडियोस भी हैं जो सेलर्स के परिवारों ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके बेटे, उनके पति, उनके भाई, उनकी बेटियां, पत्नियां, बहनें किस तरह प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। 9 महीने घर परिवार से दूर रहते हुए सैनिकों का धैर्य अब टूट रहा है। अमेरिकी मिलिट्री को कवर करने वाले मशहूर मीडिया संस्थान मिलिट्री टाइम्स में तो ये तक बात रिपोर्ट हुई है कि कम से कम 2 सैनिकों ने जीवन समाप्त करने की कोशिश की, समंदर में कूद गए लेकिन उन्हें बचा लिया गया। एक सैनिक को कूदने के बाद पानी से रेस्क्यू भी किया गया और इन सब से हैरान परेशान परिवार वालों को यूएस नेवी इंस्टॉलेशंस पर बुलाकर काउंसिल किया जा रहा है कि धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन परिवार वाले कैसे धीरज रखें? बात सिर्फ चोक हुए टॉयलेट या खराब एसी की नहीं है, वो ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना, उसके एक जहाज पर खाने पीने के सामान की कमी हो गई है। हमारे लिए भी गार्डियन की बात पर यकीन करना मुश्किल है कि यूएस नेवी जो अपने बढ़िया खाना आप किसी होटल में नहीं है, लेकिन नेवी में अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है डिप्लॉयमेंट पे, तो आपका मोराल बना रहता है, इसलिए उसकी ज़रूरत है। यूएस नेवी मशहूर है इसके लिए। उस यूएस नेवी के जहाज़ों पर कई बार सैनिकों को केवल आधा कप चावल और 2 टोटियाँ खाने में दिए जा रहे हैं, रोटी जैसा होता है। साबुन, टूथपेस्ट और दूसरे हाइजीन प्रोडक्ट्स की कमी हो गई है। कई टॉयलेट्स चोक पड़े हैं, सीवेज ओवरफ्लो हो रहा है, बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में कई सैनिकों की मेंटल हेल्थ प्रभावित हुई है। डेमोक्रेट्स ने अब वहाँ इसे मुद्दा बनाना शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि कैरियर छुट्टी मनाने की कोई जगह तो नहीं है, लेकिन सैनिकों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब ये सारी बातें सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ को बताई गई तो उन्होंने फेक न्यूज़ कहकर इससे पहले खारिज करने की कोशिश की। ट्रंप ने भी कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, सब चंगाई सी। लेकिन जब चिंता की बात नहीं है तो फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन को रिप्लेस करने के लिए, रिलीव करने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को क्यों भेजा जा रहा है? 16 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशांत महासागर से यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन निकल चुका है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह उससे वेस्ट एशिया में तैनात किया जाएगा। सरकार या नौसेना ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभवतः ये बात सच है। अमेरिका के कई और मीडिया संस्थान भी ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं। पर अगर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को वेस्ट एशिया में तैनात किया जाएगा तो चीन पर नजर रखने के लिए वहां कौन रहेगा? आप जानते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन जापान में तैनात रहता है, योकोसुका पोर्ट पर। साउथ चाइना सी में उसको पेट्रोल करना होता है। इसकी तैनाती का मकसद अमेरिका के जो वहाँ सहयोगी देश हैं एशिया पैसिफिक में, या अभी के हिसाब से देखें तो पैसिफिक में, चीन की दादागिरी से अपने सहयोगियों को बचाना। अमेरिका चाहता है कि चीन उसके दोस्तों के इलाके पर कब्जा न करे और न ही चीन ताइवान पर कोई हमला करे। इसलिए जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका बरसों से यहाँ से नहीं हिलाता है। पर अब इमरजेंसी ऐसी आ गई है कि इतना बड़ा फैसला यूएस ने लिया है, यानी अमेरिका की एक समस्या सुलझी नहीं है कि दूसरी खड़ी भी हो रही। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के अंदर चल क्या रहा है, उसमें सवार सैनिक समंदर में क्यों कूद रहे हैं, और क्या यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती से अमेरिका की समस्या सुलझ जाएगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए और चलाए तो बहुत देशों ने हैं, लेकिन दुनिया में 2 ही देश हैं जिन्होंने कैरियर ऑपरेशंस में कोई मानक स्थापित किया, अमेरिका और इंपीरियल जापान। इंपीरियल जापान की नौसेना तो पैसिफिक में लड़ती हुई डूब गई, लेकिन अनेक कैरियर्स को एक थिएटर में कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे एक टास्क फोर्स ऑपरेट की जाए, उसके जापानीज पायनियर माने जाते हैं। पर्ल हार्बर पर जो जापानी हमला था वो कैरियर टास्क फोर्स का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। इंपीरियल जापानीज नेवी तो आज नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्वाहा हो गई या डूब गई, तो इकलौती नेवल पावर बची यूएस। अब इसका कंपटीशन किससे था? सोवियत संघ आप कह सकते हैं, लेकिन सोवियत संघ जब अपने पीक पर था तब उसने बहुत जगह अमेरिका से होड़ की थी, है ना। मिसाइल्स उसने बनाई, फाइटर जेट्स बनाए, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स बनाए, स्पेस में यूएसएसआर चला गया, लेकिन एक जगह वो अमेरिका के आसपास भी नहीं फटक पाया, और वो जगह थी नेवी के द्वारा फोर्स प्रोजेक्शन। खासकर कैरियर ऑपरेशंस में यूएस के बिल्कुल करीब यूएसएसआर कभी नहीं पहुंचा। यूएस में आज भी एक कानून है जिसके मुताबिक यूएस नेवी को कम से कम 11 कैरियर्स फील्ड करने हैं। कैरियर्स, वो सुपर कैरियर भी बोलते हैं इसको। आज अमेरिका के पास 11 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सभी न्यूक्लियर पावर्ड हैं। इसके अलावा यूएस नेवी के पास 9 मिनी कैरियर्स भी हैं। अब हमने मिनी कैरियर कहा क्योंकि सुपर कैरियर से छोटा है, लेकिन यूएस नेवी के जो ये मिनी कैरियर्स हैं, सो टू स्पीक,
भारतीय नौसेना का जो INS विक्रांत है हमने बनाया, उसके कंपेरेबल साइज के हैं, उतना ही डिप्लेसमेंट रखते हैं लगभग। इन्हें अमेरिका फुल फ्लेजेड कैरियर नहीं मानता है। तो हम अभी के लिए न्यूक्लियर पार्ट कैरियर्स पर फोकस करते हैं, यानी वो कैटेगरी जिसमें USS अब्राहम लिंकन आता है। परमाणु ऊर्जा से ये चलता है, 1 लाख टन से भी ज़्यादा भारी है, 90 एयरक्राफ्ट्स को साथ लेकर चल सकता है और करीब 5,500 लोग इस पर तैनात रहते हैं। इसमें से 2,500 एयरविंग के होते हैं। अब यूएस में हर एयरक्राफ्ट कैरियर का एक होम पोर्ट होता है, यानी वो नेवल स्टेशन जहां उसको रखा जाता है, मरम्मत उसकी वहीं होती है, क्रू की फैमिलीज रहती हैं। और ऐसे 5 बड़े पोर्ट्स, होम पोर्ट्स यूएस में हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। पहला नॉर्फोक नेवल स्टेशन है, अमेरिका के वर्जीनिया में अटलांटिक के किनारे पर है, दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस इसे माना जाता है। दूसरा है कित्सप नेवी बेस, ये वॉशिंगटन में है। तीसरा मेपोर्ट में है, फ्लोरिडा में है। चौथा योकोसुका नेवल बेस है, ये जापान में है। और 5वां है कैलिफोर्निया में मौजूद नॉर्थ आइलैंड नेवल स्टेशन, जो सैन डिएगो के पास है। नॉर्थ आइलैंड यूएसएस लिंकन का होम पोर्ट है। इसी स्टेशन से नवंबर 2025 में यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने क्रू को लेकर चला। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में हमले के दौरान लिंकन का इस्तेमाल किया गया। जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और हमले के पहले ही दिन प्रेसिडेंट मदुरो को अबडक्ट कर लिया और इस वजह से अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेशन वेनेजुएला में लंबा नहीं चला। इसके बाद इसे वापस वेस्ट एशिया में गश्त के लिए भेजा गया। जनवरी महीने के अंत से ही अमेरिका ने ईरान पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाना शुरू किया था। उसके आसपास अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए थे, इनमें से एक यही अब्राहम लिंकन था। 3 फरवरी 2026 को यह रिपोर्ट किया गया कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ ईरान ने एक शाहिद ड्रोन इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका ने मार गिराया। ड्रोन दागने जैसी घटनाएं आपको पूरे फरवरी में मिलती हैं और फिर 28 फरवरी को अमेरिका ईरान पर ही हमला कर देता है। इन हमलों में यूएसएस अब्राहम लिंकन का रोल बहुत अहम है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी नेवी के अधिकारी हंग काओ के हवाले से लिखा है कि जंग के शुरुआती 200 दिनों में इस एयरक्राफ्ट कैरियर से 10,000 उड़ानें भरी गई हैं। यहाँ से फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं, ईरान पर जाते हैं, बमबारी करते हैं, वापस आते हैं। ईरान पर हमलों के अलावा जो नेवल ब्लॉकेड लगा है उसको भी एग्जीक्यूट कराने में ये जो पूरी स्ट्राइक फोर्स है, यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ में दूसरे शिप्स भी हैं, उनकी तैनाती काम आती है। अब टू बी फेयर, हम आपको ये भी बता दें कि ईरान ने भी इन पर हमले करने की बहुत कोशिश की, कई हमले किए, लेकिन अधिकांश नाकाम रहे, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया एयरक्राफ्ट कैरियर्स कभी भी अकेले नहीं चलते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत वल्नरेबल शिप्स होते हैं और एक बहुत बड़ा टारगेट भी होते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ एक पूरा स्ट्राइक ग्रुप होता है। इसमें कम से कम एक न्यूक्लियर सबमरीन होती है जो पानी के नीचे नजर रखती है, साथ में कई डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स होती हैं जो एयर डिफेंस का काम देखते हैं, सरफेस थ्रेट्स का भी काम देखते हैं। अब यूएस तो किसी भी हमले के सफल होने से इनकार कर रहा है कि ईरान का कोई ऑर्डिनेंस हमको नहीं लगा, लेकिन मार्च 2026 में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर आग लगने की खबर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि आग इतनी भयंकर थी कि 30 घंटे इसको कंट्रोल करने में लगे। 600 लोगों के बर्थ्स, जो सोने की जगह होती, खत्म हो गई। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर में मल्टीपल इश्यूज सामने आने लगे, लेकिन यूएस मीडिया तक ये बातें पहुंची 11 अगस्त 2026 को। यूएस मिलिट्री को कवर करने वाली 2 वेबसाइट्स ने खबर ब्रेक की है। पहली वेबसाइट है मिलिट्री टाइम्स और दूसरी स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। दोनों ही यूएस मिलिट्री को कवर करने वाली बेहद रिस्पेक्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं। खासकर जो यूएस मिलिट्री कम्युनिटी है उसमें इसको खूब पढ़ा जाता है। हम इनके आधार पर खबरें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनकी सामग्री में ईरानी प्रोपेगेंडा होने की संभावना लगभग 0 है। मिलिट्री टाइम्स को एक सेलर की पत्नी एनाबेल लोमा ने बताया कि उनके पति अब्राहम लिंकन कैरियर पर तैनात हैं। युद्ध की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ अब ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनके पति ने समंदर में कूदने की कोशिश की। बाद में उनका ट्रीटमेंट करवाया गया। परिवार की चिंता और भी है। ये तो है ही कि एक व्यक्ति है घर में जो अपना जीवन समाप्त करना चाहता है। आगे की चिंता ये है कि उनके पति डरे हुए हैं कि अगर उन्हें मेंटल हेल्थ का रोगी मान लिया गया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसी रिपोर्ट में मारिया रोड्रिगेज ने बताया कि उनके पति ने एक दूसरे सेलर को समंदर में कूदने से बचाया। यानी यहाँ से बात इस्टेब्लिश होती है कि समस्या वाकई है, फैमिलीज तक ये बात पहुँच रही है। फिर 12 अगस्त 2026 को स्टार्स एंड स्ट्राइप्स भी एक रिपोर्ट छापती है। इसमें सिर्फ परिवारों के नहीं बल्कि जहाज़ पर मौजूद सेलर्स के भी बयान थे। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने एक सेलर को समंदर में कूदने से रोक लिया। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स ये भी लिखता है कि जहाज़ पर बढ़ते तनाव को लेकर सैन डिएगो में नेवी ने एक मीटिंग बुलाई। करीब 200 परिवार इसमें शामिल हुए।
200 सेलर्स के परिवार। इस बैठक में परिवारों ने कई शिकायतें अपनी तरफ से रखी, जैसे खाने और ज़रूरी सामान की कमी हो रही है, पानी और प्लम्बिंग की दिक्कत है, जो सामान परिवार भेजता है सेलर्स तक के चिट्ठियाँ वगैरह कई महीनों तक पहुँच नहीं पा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फिक्स डेट नहीं बताई जा रही कि ड्यूटी इनकी कब खत्म होगी। जंग लंबी हो सकती है, लेकिन रिलीव कब किया जाएगा। किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट 6 महीनों का होता है, ज़रूरत के हिसाब से 7-8 महीने किया जा सकता है। मौजूदा स्थिति में 9वां महीना चल रहा है, लेकिन समस्या सिर्फ यही अकेली नहीं है। समस्या है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर तक ज़रूरत का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। यानी डिप्लॉयमेंट तो एक तरफ लंबा होता जा रहा है, लेकिन जो रसद पहुंचनी चाहिए जहाज़ तक, वो उस तरह से नहीं पहुंच पा रही है जितनी रिक्वायर्ड है। होता यह है कि अगर किसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद सैनिकों की ड्यूटी एक्सटेंड भी की जाती है, तो कैरियर्स जनरली किसी लिबर्टी पोर्ट पर जाते हैं। लिबर्टी पोर्ट एक ऐसे पोर्ट को हम कहते हैं, करीब का पोर्ट होता है जहां सैनिकों को रोटेट किया जा सकता है। एक फ्रेंडली कंट्री का पोर्ट होता है, जो पहले से तैनात सैनिक हैं वो जहाज़ को छोड़ करके जा सकते हैं, नए सेलर्स आ सकते हैं, क्रू रोटेट हो जाता है। इस दौरान शिप की कुछ मरम्मत भी कर ली जाती है, सप्लाई लाद दी जाती है। अब्राहम लिंकन बहरीन की नेवल सपोर्ट एक्टिविटी के भरोसे था। कोई छोटा मोटा बंदरगाह नहीं था, ये यूएस नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर हुआ करता था। लेकिन ईरान ने यहाँ हमले करके इसे बुरी तरह नष्ट कर दिया, इसलिए एनएसए तो कैरियर नहीं जा सकता। ले जाया भी जाएगा तो ये सीधे ईरान की जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं उनके जद में आ जाएगा, क्योंकि बहरीन की दूरी ईरान से बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी दिक्कत यह है कि वेस्ट एशिया में जो दूसरे लिबर्टी पोर्ट्स हो सकते थे, वहाँ तक के भी ईरान की मिसाइल्स जा रही हैं। इसलिए अमेरिका ने अप्रैल 2026 में ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की थी कि हमें डिएगो गार्सिया का आप एक्सेस दे दीजिए, हिंद महासागर में है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से दूर तो था, लेकिन अमेरिका के पास ऑप्शन यही था। डिएगो गार्सिया के इस्तेमाल की रिक्वेस्ट पहले तो कीर स्टारमर ने खारिज की, लेकिन अमेरिका के दबाव में उन्होंने इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी। जब इजाज़त मिल गई तो ईरान ने इस अड्डे की तरफ 2 मिसाइल्स दागी। एक मिसाइल समंदर में गिर गई और दूसरी यूएस ने इंटरसेप्ट की। खबर है कि उसी अड्डे से एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ज़रूरत का सामान अब लाया जा रहा है, लेकिन वो इस क्वांटिटी में नहीं पहुंच पा रहा है कि 5000 लोगों की पूर्ति हो सके। अब इस कैरियर को भी कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईरान के खिलाफ जो ब्लॉकेड जारी रखा जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई जहाज़ आता है तो उस पर एयरक्राफ्ट से गोलियां चलाने के लिए, मिसाइल्स डालने के लिए, ऑर्डिनेंस डालने के लिए आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर को उस जनरल एरिया में रखना ज़रूरी है। इसलिए अब जापान से यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को भेजा जा रहा है। इसमें 4,500-5 हज़ार सेलर्स हैं, एयरमैन हैं। अब्राहम लिंकन से बहुत अलग नहीं है, एक ही क्लास के ये शिप्स हैं। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें भी हैं, 56 किलोमीटर की स्पीड से भी चल सकता है। बस फर्क इतना है कि यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को लंबे वक्त से जापान में तैनात किया गया था। बस 2002 और 2004 में इराक और अफगानिस्तान पर जब हमले हुए थे तब इसकी तैनाती फारस की खाड़ी में की गई थी। इसके अलावा अधिकतर ये चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ही डिप्लॉयड रहता है। इसलिए जब इसे अब्राहम लिंकन को रिलीव करने के लिए लाया जाएगा तो एक बड़ा डेवलपमेंट इसको बताया जा रहा है। अल जज़ीरा ने एक विश्लेषण में ये भी कहा है कि चीन इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है, पर क्या वो ताइवान के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? इसके चांसेस अभी तो बहुत ही स्लिम है। हो सकता है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर कोई बड़ा मिलिट्री ड्रिल कर ले, इस बार अपने ड्रिल का दायरा वो बढ़ा ले, लेकिन ताइवान पर सीधे हमले का रिस्क अभी ले नहीं सकता है। अमेरिका के लिए भी मंथन का मौका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेरिकी सैनिक खराब मेंटल हेल्थ का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान और इराक जो रिसेंट 2 बड़े कैंपेन्स हुए हैं, दोनों जगह तैनात अमेरिकी सैनिकों के साथ ऐसे इश्यूज आए हैं। इसी के बाद अमेरिका ने आर्मी स्टार्स नाम से एक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया था। इस अध्ययन में पाया गया कि 2004 से 2009 के बीच 9,791 अमेरिकी सैनिकों ने आत्महत्या की कोशिश की, जिनमें अधिकांश जवान सैनिक थे। उसी समय एक और अध्ययन हुआ जिसमें इराक और अफगानिस्तान से लौटे सैनिकों पर यह रिसर्च हुई। इसमें पाया गया कि युद्ध से लौटे अमेरिकी सैनिकों में आत्महत्या का जोखिम 41% से 61% था बनिस्बत आम अमेरिकी नागरिकों के। इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो सैनिक थे वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी का भी शिकार हुए। अब ईरान जंग के संदर्भ में एक कैरियर ग्रुप को लेकर यही बातें फिर से मेंशन की जा रही हैं। अभी तक कोई नंबर तो सामने नहीं आया है, लेकिन बड़ी संख्या में सैनिक ऐसे हैं जो परेशान हैं। ट्रंप प्रशासन भी जंग में हुए नुकसान को छिपाने की अब कोशिश करने लगा है। मई महीने में ईरान के खिलाफ जंग में मारे गए सैनिकों की सूची से 4 सैनिकों के नाम हटाए गए। कहा गया कि ये सैनिक सीज फायर के बाद मारे गए, इसलिए उनका नाम नहीं लिखा जाएगा।
सच सब जानते हैं कि जंग अब तक नहीं रुकी है और अमेरिका में कोई बात वैसे भी नहीं छिपने वाली है। दो बातें यहाँ ध्यान देने वाली हैं। पहली, ईरान जब गल्फ में बम बरसा रहा था तो एक सवाल का जवाब मांगा जा रहा था कि जब दुश्मन अमेरिका और इजराइल है तो हमला सऊदी पर क्यों किया जा रहा है। एक जवाब तो इसका यह दिया गया कि ईरान से कॉन्टिनेंटल यूएस बहुत दूर है तो हमला पास में ही होगा, और फिर इनकी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो भी रहा था। लेकिन अब साफ है कि जिस तरह ईरान ने गल्फ में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रा को नुकसान पहुंचाया है, उसने वाकई अमेरिकी तैयारियों पर असर डाल दिया है। ईरान लगातार अमेरिकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अल उदैद एयरबेस, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, इन सब को ईरान ने वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि अमेरिका को फारस की खाड़ी को कंट्रोल करने के लिए अपनी लॉजिस्टिक चेन को लंबा करना पड़ रहा है, और ये तनाव अब अमेरिकी फोर्सेस पर दिख रहा है। तो ईरान की एक रणनीति ने तो काम किया है। दूसरा, हमें अमेरिका के मीडिया कल्चर की भी तारीफ करनी होगी कि सैनिक किस स्थिति में है उसे उजागर करना वहां देशद्रोह या अनुशासनहीनता नहीं समझा जाता। परिवार आवाज उठा रहे हैं, मीडिया भी जब इन बातों को रिपोर्ट कर रहा है तो उन पर छापा नहीं पड़ रहा है, नहीं उन्हें देश का दुश्मन समझा जा रहा है, उनकी फंडिंग की जांच हो रही है। अमेरिकी समाज में सेना के शौर्य का सम्मान तो है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी नहीं है कि हम फौज को लेकर कुछ बोल नहीं सकते, मनोबल गिर जाएगा, किसी की गलती को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। इसी जानकारी के साथ राजदूत के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि हम कुछ चीज़ें इसमें जोड़ना चाहते थे। इस एपिसोड को साजिद के साथ मिलकर लिखा गया है और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।